हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं भाई ग्रुप थ्योरी का नया लेक्चर। देखो, पॉइंट ग्रुप के बारे में सब कुछ सीख लिया है, ठीक है। और कुछ स्पेशल चीजें हैं पॉइंट ग्रुप के बारे में, वो मैं बिल्कुल जब ग्रुप थ्योरी एंड हो जाएगी उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत हायर लेवल के हैं, एग्जाम में रेयर चांसेस होते हैं, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो चीज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। वो भी नेट गेट वालों के लिए होंगी, ठीक है। वो बहुत हायर लेवल होगा, लास्ट में बता दूंगा। एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ग्रुप के बारे में कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज किसी किसी पॉइंट ग्रुप के, पर वो इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी में, जिसका नाम है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। देखो, मैट्रिक्स जो चैप्टर होता है ना, वो हम पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? 12th में पढ़ा होता है, 12th में पढ़ा होता है भाई, अच्छे से पढ़ा होता है, ठीक है। बस जिसको वो चैप्टर आता होगा, जिसको उसमें एडजॉइंट, कोफैक्टर, इनवर्स निकालना आता होगा, उसके लिए ग्रुप थ्योरी आगे इजी होने वाली है। देखो, केमिस्ट्री के पास बहुत सारी चीजें ना दूसरे की हैं। जैसे अब मैंने कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था, तो मैंने वहां जब सीएफटी पढ़ाई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वो बताया था कि वो फिजिक्स से उधार ली हुई है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ग्रुप थ्योरी पूरा चैप्टर ही है, ये मैथमेटिक्स से उधार लिया हुआ है। समझ लो कि हमने कुछ मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स से उधार लिया हुआ चैप्टर है ग्रुप थ्योरी। तो इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही होंगे, ग्रुप थ्योरी भी मैथमेटिक्स का ही मेनली एक चैप्टर होता है, ठीक है। हम इसको केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। वो अलजेब्रा में जनरली पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात करूं मैं, मैट्रिक्स ही क्या होता है भाई? मैट्रिक्स होता क्या है? ओहो, ये तो है मैट्रिक्स। होता क्या है मैट्रिक्स? देखो, ये आप जब पढ़ते थे 12th में कुछ इस तरीके से पढ़ते थे ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। इस तरीके से कुछ पढ़ते थे। ये बेसिकली क्या होता था, इसको हम 3 into 3 लिखते थे, या n into m लिखते थे। n नंबर ऑफ क्या होता था? रोज होता था, वही सब समझना है। m क्या होता था? नंबर ऑफ कॉलम्स होता था, ठीक है। ऐसे ही तो पढ़ते आते थे, ठीक है। वहीं हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स सीखते थे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स सीखते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत सारी चीज, उसका माइनर, कोफैक्टर, इनवर्स निकालना, इक्वेशन सोल्व करने वाला 12th में बोर्ड में 6 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा आता था सीबीएसई में, तो ठीक है। इसी तरीके से हर एक में वो क्वेश्चन आता था, जब 3 इक्वेशन होती थी उसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना होता था। आप सबको याद होगा। बस वही सब हमें यहाँ समझते हुए चलना है। देखो, अब क्या है, आप जिसको नहीं पता, ये जो होंगी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको बोलते हैं हम रोज, और वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। आगे बात समझ में आपको कि रोज और कॉलम्स किन किन को बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे क्या बढ़ना है कि बेसिकली अगर मैं मैट्रिक्स को थ्योरेटिकली डिफाइन करूं, तो भाई ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें नंबर्स अरेंज होते हैं, ठीक है। बेसिकली रेक्टेंगुलर एरे होता है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर एरे होता है बेसिकली जिसके अंदर क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर एरे, जिसमें बेसिकली नंबर्स को हम अरेंज करते हैं, ठीक है। नंबर्स को अरेंज करते हैं, इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। देखो, सिंपल सी बात है कि भाई मैट्रिक्स में जब नंबर्स अरेंज कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? इक्वेशंस की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किए हुए नंबर का एक वो होता है सेट, जिसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। देखने लोग इसको मिस कर देते हैं भाई, अब ऐसे ही नंबर लिख दिया रेक्टेंगल में तो वो जरूरी थोड़ी ना है कि वो मैट्रिक्स बन जाएंगे, उनके अंदर इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। भाई आजकल डाटा साइंटिस्ट वगैरह का बहुत जमाना है ना, तो वही डाटा वाटा कैसे वो एरे बनाते हैं। मैट्रिक्स एक मूवी भी है उसमें, ठीक है, वो भी सब डाटा ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का होना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बेसिकली यहाँ हम सिमेट्री एलिमेंट्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। मतलब सिमेट्री एलिमेंट्स का मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे मेरे जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते थे, क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट्स होते थे, रिकॉल करो। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या क्या होते थे, रिकॉल कर लो। सबसे पहला मैंने पढ़ा था क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा था। आइडेंटिटी एलिमेंट से शुरू करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट से शुरू करते हैं। दूसरा पढ़ा था मैंने एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था?
यह एक्सेस ऑफ रोटेशन पढ़ लो। फिर हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम CN से डिनोट करते थे, इसको हम E से डिनोट करते थे, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसको हम SN से डिनोट करते थे। फोर्थ हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, CI से, ठीक है। फिफ्थ हमने क्या पढ़ा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पढ़ा था, जिसको हम जनरली सिग्मा से डिनोट करते थे, ठीक है। देखो समझ में आ रहा होगा, ये सब हम बात कर रहे हैं। अब देखो क्या है, इनके लिए एक एक के लिए हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीखनी है कि इनके एलिमेंट्स को ये किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। मैट्रिक्स पता है रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, ठीक है। पहले ये रोज लिखा जाता है, n रोज हैं, m कॉलम्स है, ठीक है। इस तरीके से आओ आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है कि सबसे पहला जो लेता हूं मैं, पहला वो बात करते हैं हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम बात करेंगे ई की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। ई क्या होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट होता था। मैंने बताया था अगर कोई कोऑर्डिनेट है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको मान लो x, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, इस 3 डायमेंशनल में कोई p पॉइंट पर कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक है। ये ओरिजिन O से OP एक वेक्टर है, ये पॉइंट p मान लो, ठीक है। ये OP वेक्टर हो गया। वेक्टर आपको पता है डायरेक्शन होती है जिसके अंदर वेक्टर, उसी को बोलते हैं डायरेक्शंस, ठीक है। वेक्टर भी है, मैथ्स में पढ़ा होगा। तो ये अगर OP वेक्टर x, y, z की पोजीशन को बता रहा है, अगर मैंने इस पर E एलिमेंट लगाया तो ऑपरेशन के बाद जो मुझे मिलेगा नया वेक्टर मिलेगा, जिसको मैंने मान लिया कि OP डैश, ठीक है, और इसकी नई पोजीशन x डैश, y डैश और z डैश मान ली, और ये x, z और y एक्सिस पर। तो आपको एक बात पता चल गई होगी कि E का मतलब ही होता है डूइंग नथिंग, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट में हम कुछ स्पेशल नहीं करते हैं। तो मेरा OP वेक्टर जो होगा वो OP, इसको O डैश P डैश मान लो, चाहे या O ही मान, O डैश P डैश मान लो, ये दोनों एक ही बात होंगे। मतलब x, y, z और x डैश, y डैश और z डैश ये सेम ही 2 पॉइंट होंगे, क्योंकि E का मतलब क्या है, डूइंग नथिंग, ठीक है। तो देखो अगर मैं एक तरीके की बात करूं कि अगर मैंने x, y, z को रिप्लेस किया x डैश, y डैश और z डैश में, तो x ही रहा, सेम रहा। तो बेसिकली ये इस तरीके से y और x का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है भाई, ये बात समझना, ठीक है। 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से ये एक तरीका होता है मैट्रिक्स फॉर्म करने का, बेसिकली कि x डैश, x इंटू एक्स डैश बेसिकली 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो यहां अगर मैं मैट्रिक्स बात करूं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की किसके, E के, तो आपको पता है कि मेरा जो क्या क्या पॉइंट है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो जो मेरा x 0 0 0 y 0 0 0 z किसके इक्वल आना चाहिए, x डैश, y डैश, z डैश के, ठीक है। बेसिकली ये सेम ही x y z ही तो है, ये भी x y z ही तो है। तो अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो देखो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ निकाल लो x y z, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ दो ज़्यादा, ठीक है। x z y z z डैश ये सेम ही तो है, क्योंकि आपको पता है x डैश इक्वल्स टू x, y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z। तो बेसिकली दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये है क्या, मैट्रिक्स ऑफ E का मैट्रिक्स है, ये क्या है, E का मैट्रिक्स है, जिसमें 1 1 1 बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स है। और आपने पढ़ा भी होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, मैथमेटिक्स में आई पढ़ा था ना, 12th में आई पढ़ा था ना, उसका आइडेंटिटी कि 2 ऑर्डर का है तो ये 0 1, 3 ऑर्डर का है तो 0 0 0 0 1, ये 3 ऑर्डर का हो जाता था, ठीक है।
ये 3 ऑर्डर का 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरीके से पढ़ते थे ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यही है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो है बेसिकली, इस चीज को समझो, ठीक है। अब देखो एक चीज होती है कि कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट, कैरेक्टर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट का कैरेक्टर, ठीक है। तो देखो ये होता क्या है, इट इज द सम ऑफ डायगोनल नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दैट एलिमेंट, मैट्रिक्स ऑफ दैट एलिमेंट। ये कैरेक्टर होता है उसके डायगोनल, जो भी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो जैसे कैरेक्टर, इसको x से डिनोट करते हैं, x कैरेक्टर ऑफ ई अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, 3 कोऑर्डिनेट मतलब x y z 3D के लिए है तो 1 + 1 + 1 = 3। तो यहां से मुझे पता चल गया कि कैरेक्टर ऑफ ई = क्या है, 3 है। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं काई बेसिकली, ठीक है, दिस इज काई, ठीक है। तो कैरेक्टर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स क्या हो गया, 3। ये हमने मैट्रिक्स देख ली सिमेट्री एलिमेंट्स की ई जैसी। अगर कहीं 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स पूछे कि ई की 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बताओ, 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैट्रिक्स बताओ जहां 4 कोऑर्डिनेट हो, तो उसकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, दिस इज द 4। तो इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ ये 4 ऑर्डर के लिए चाहिए तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4। आगे बात समझ में, कहीं 4 ऑर्डर की, जनरली 3 ऑर्डर 3 डायमेंशनल सिस्टम ही होता है, तो कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स 3। हम जनरली 3 डायमेंशनल सिस्टम ही पढ़ेंगे क्योंकि 3D की बात होती है, ठीक है। आओ दूसरे पर चलते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री का क्या देखना है हमें, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये पूरा आप डाल लेना, ठीक है, डाल देता हूँ क्योंकि नोट्स मिल जाएंगे ना, ठीक है। देखो अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है, बेसिकली आपको पता है इसका क्या होता है, रोटेशन इसका क्या होता है, तो सिमेट्री ऑपरेशन। मान लिया कि भाई वही मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको x, इसको z और इसको मैंने y मान लिया। वही मेरे पास OP वेक्टर है, ये OP, और इस पॉइंट P पे कोऑर्डिनेट है x, y और z। मान लिया मैंने इस पर C2z लगाई, क्या लगाई, C2z। आपको समझते हैं C2z का मतलब समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं कि C2z का मतलब होता है कि z एक्सेस के थ्रू C2 लगा दी मैंने। तो अब जो इसके नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे z x y, तो देखो x x डैश में चेंज हो जाएगा, y y डैश में चेंज हो जाएगा, z z डैश में चेंज होगा। मैंने मान लिया, सपोज मैंने मान लिया, ठीक है। और ये o डैश और ये वेक्टर, ये o तो ओरिजिन है, o को तो चाहे o ही रहने दो, एक ही बात है, ठीक है, o को तो चाहे o ही रहने दो, ठीक है। o ये p डैश में चेंज हो जाएगा और इसके नए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x डैश, y डैश और z डैश, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब देखो इस पे मैंने C2 लगाई है और ये x डैश, y डैश, z डैश समझ में आ गया। अब एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जब C2 थ्रू z एक्सेस लग रही है तो z कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, मतलब ये एक्सेस तो एक्सिस के थ्रू लगा रहे हैं तो इस पे बढ़ा हुआ कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा। जब C2z लगा रहा हूं तो एक बात ये आपको याद रखनी चाहिए कि C2z में अगर मैं x y z 3 कोऑर्डिनेट पे लगा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि C2z क्या इसको चेंज कर देगा -x में, -y में और z में। मतलब जिस एक्सेस के थ्रू C2 लगती है उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, बाकी उसके कोऑर्डिनेट -x -y हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि C2 का मतलब होता है 180 डिग्री। C2 का मतलब क्या होता है, CNN ऑर्डर होता है, तो C2 कब आती है, जब 360 डिग्री बाई थीटा करते हैं, और यहाँ थीटा कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो x को -x में बदल देंगे, y को -y में, z को z में रहेगा, ठीक है। तो आप देखो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं। अब देखो इस OP डैश में x डैश, y डैश और z डैश को कैसे हमारे ये कोऑर्डिनेट जनरेट हो रहे हैं इनको समझते हैं। इनका रिलेशन आपस में क्या है, कैसे मेरा z चेंज नहीं हो रहा कि z इज इक्वल टू z डैश आ रहा है जबकि x और x डैश और y इक्वल टू y डैश नहीं है,
वो समझते हैं। देखो मान लिया कि ये ओपी की प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से मान लो कि ये इसकी प्रोजेक्शन है, पी ओपी की प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ओ एक्स और ओपी वेक्टर के बीच में एंगल मैंने फाई मान लिया। तो अगर मैं इनके कंपोनेंट ड्रॉ करूं, जैसे फिजिक्स में करते थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की एक्स एक्सिस पर डाल दे परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस पर, थोड़ा बैक करो, कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस पर ये एक्स, तो देखो इनके बीच में एंगल होगा क्या, फाई। अब आप खुद सोचो जब इस पे C2Z लगी होगी तो ये जो OP के प्रोजेक्शन का एंगल है ये कितना बचा होगा, खुद सोचो। क्योंकि थीटा यानी थीटा डिग्री मान लिया, क्योंकि थीटा क्या होता है, रोटेशन। देखो जैसे मान लिया मैंने कि ये कोई प्रोजेक्शन है P और ये Z एक्सिस है हमारी, ये Z एक्सिस रोटेट कर ली। पहले इसकी प्रोजेक्शन जो एंगल बना रही थी एक्सिस के साथ, मान लिया X एक्सिस के साथ जो प्रोजेक्शन बना रही थी वो फाई बना रही थी। अब सोचो ये प्रोजेक्शन थीटा डिग्री घूम कर आ गई, तो जो नया एंगल होगा प्रोजेक्शन के बीच में और एक्स के बीच में वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा फाई माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, फाई माइनस थीटा, कि फाई में से थीटा डिग्री रोटेट कर गई है। देखो मान लिया ऐसे समझो कि ये x और p के बीच में एंगल था फाई, अब ये थीटा डिग्री रोटेट कर लिया तो कहीं x डैश यहाँ पहुंच गया होगा, ये जो रोटेशन हो गया वो थीटा डिग्री हो गया। तो जो नया एंगल होगा p और x डैश के बीच में दैट इज फाई माइनस थीटा। तो अगर मैं यहाँ प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँ इसकी और ये जो एंगल देखूँ मैं OP प्रोजेक्शन के बीच में और x डैश के बीच में, अब ये आएगा फाई माइनस थीटा। इस चीज को समझना था बस, ठीक है, इस चीज को समझना था। तो अब देखो, अब अगर मैं x डैश के रिलेशन निकालूं, अगर ये लाइन मेरा d ही है तो देखो o x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे o x की वैल्यू क्या है, d साइन क्या फाई, और इसकी d cos फाई, सॉरी d cos ये दिस इज d cos फाई, और ये था परपेंडिकुलर कंपोनेंट d sin फाई। देखो यहाँ x की वैल्यू थी d cos फाई, y की वैल्यू थी d sin फाई। अब नए में क्या होगी, इसको साफ कर लो, क्या होगी, x डैश इज इक्वल टू d, यहां से अगर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे दैट इज d cos फाई माइनस थीटा, और यहां क्या हो जाएगी d साइन फाई माइनस थीटा। तो d cos फाई माइनस थीटा, y डैश इज इक्वल टू d साइन फाई माइनस थीटा। ठीक है, बस इन दोनों का रिलेशन निकालना है और मुझे कंपोनेंट आ जाएंगे। इट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। थीटा अगर मैं C2 की बात करूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आपको बताया मैंने 180 डिग्री। ये जनरल बात कर रहा हूं मैं, CN एक्सेस की मान रहा हूं कि CN मैंने Z के थ्रू लगा दी, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लो। अब देखो मेरा क्या आ गया, x डैश की वैल्यू आ गई d cos फाई माइनस थीटा, और y डैश की वैल्यू आ गई d साइन फाई माइनस थीटा। अब किस किस को ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद हैं, यानी cos a माइनस v दैट इज इक्वल टू d cos a माइनस v का क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस sin a sin v, यही तो होता है। अब इसको अलग अलग तोड़ो, d cos फाई cos थीटा माइनस d sin फाई sin थीटा। अच्छा, अब आपको याद होगा d cos फाई क्या था पिछली स्लाइड में, देखो d cos फाई किसके इक्वल था, x के, और d sin फाई किसके इक्वल था, y के, स्मॉल x ही है, ठीक है। तो बस वहीं चलेंगे, अरे हाँ गया, ठीक है। तो ये x के इक्वल हो गया x cos थीटा माइनस d sin फाई क्या होगा, y sin थीटा। तो x डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्या आ गई, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ठीक है।
कोस ए कोस बी, सॉरी माइनस साइन है तो ये प्लस में होगा ना, प्लस में हो जाएगा, सॉरी क्योंकि कोस में माइनस वाले प्लस में, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ओ आगे आ जाओ, वाई डैश वाले पर देखते हैं। वाई डैश इज इक्वल टू डी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, यही तो होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, रुक जाओ यार मैं भी थोड़ा, साइन ए कोस बी माइनस डी कोस ए साइन बी, यही होता है शायद, हाँ माइनस में, हाँ। तो y डैश कितना आ जाएगा मेरा, d साइन फाइव मेरा क्या बनेगा, देखो d साइन फाइव बनेगा मेरा y कोस थीटा माइनस d कोस फाइव क्या बनेगा, x साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब इनको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रखूं तो इन पे मैं क्या 0z भी ऐड कर सकता हूं, 0z प्लस 0 इंटू z। अब इनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रख लेता हूं, पहले x डैश की रख लेता हूं, क्योंकि x डैश y डैश z डैश ही तो मेरा क्या आना चाहिए, x y z आना चाहिए। C2 लगाने के बाद C2 लगाने के बाद x y z ये बनना चाहिए। तो इसको कर लेते हैं, पहले लिखेंगे हम x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा प्लस 0 इंटू z। फिर लिखेंगे इसमें देखो माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y कोस थीटा प्लस 0 इंटू जेड। और जो z एक्सेस है वो तो क्या है, z डैश इक्वल टू z है, तो मतलब z डैश क्या हो गया, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। ठीक है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी को 12th चैप्टर याद हो तो इक्वेशन इसी तरीके से फॉर्म होती थी। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये, ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा हमारा, x डैश y डैश और z डैश के इक्वल है। अब देखो अगर इनके कोफिशिएंट बाहर निकाल लो, सिर्फ x y z को इधर निकाल के, नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा क्या होगा। देखो यहाँ क्या हो गया, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1, और यहाँ इनके क्या क्या बाहर आ गए, x y z, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, इक्वल्स टू x डैश y डैश और z डैश के। तो ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये क्या आ गई, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ CN एक्सेस की आ गई, जनरल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ CN एक्सेस। क्योंकि मैंने बताया था ना जब आइडेंटिटी वाले आई थी, यहाँ x y z जब x डैश y z डैश के किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने पर ऑब्टेन हो जाते हैं, वही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर मैं पूछूं करेक्टर ऑफ CN एक्सेस क्या होगा, तो इनको सम कर लो, कोस थीटा प्लस 1, यानी 2 कोस थीटा प्लस 1 इज द करेक्टर ऑफ CN एक्सेस, N एक्सेस। अच्छा, जैसे जैसे N की वैल्यू अगर 2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। N की वैल्यू 3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री। आपको पता ही है, निकालना आता है कि N कैसे निकलते हैं, 360 डिग्री बाई थीटा। तो थीटा क्या हो गया, 360 डिग्री बाई N। ठीक है, N की वैल्यू 4 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। सेम इसी तरीके से बस, ठीक है, इसी तरीके से हमें सबका करेक्टर पता चल जाएगा इनका। ठीक है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ CN एक्सेस क्या आ गई, दिस। लेकिन कौन सी, CN Z एक्सेस की है, इसमें ये स्पेसिफाई करना कि CN Z एक्सेस की है, जबकि करेक्टर सारी CN का यही आएगा। अभी देख लेंगे, अभी देखेंगे। CN X एक्सेस की बात करूं तो यहां देखो, अब इसको डायरेक्ट लिखता हूं कि CN Z एक्सेस की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, इससे डिटरमिनेंट बता दो या मैट्रिक्स बना दो। ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 1 0 0। दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ CN Z एक्सेस। अच्छा, सिमिलरली CN X एक्सेस की बात करूं मैं, तो देखो CN X एक्सेस में क्या है कि X कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, Y और Z कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे जैसे यहां X और Y चेंज हुए। ठीक है, तो बस वही समझो क्या जाओ,
फोन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस, एक्स के थ्रू लगा रहे हैं तो एक्स पर पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 0 0 0। यहां पर क्या आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस पर कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, दिस ये बन जाएगी, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। देखो अब इसका करेक्टर देखें सी एन एक्स एक्सिस का, तो डायगोनल का सम बता दो, तो कितना बन जाएगा 1 + 2 कोस थीटा। वहीं सी एन वाई एक्सिस का देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो वो कैसे बनेगा, क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा 0, ठीक है। वाई एक्सिस क्या है 0 1 0, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगा, सॉरी बाई वाले पॉइंट पर आएगा ना साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा 0 कोस थीटा, इस तरीके से समझो, ठीक है। तो देखो ये y एक्सिस में कैसा आया कि अगर इसका भी हम करेक्टर देखें, करेक्टर ऑफ सी एन वाई एक्सिस, तो ये भी कितना बन जाएगा 2 कोस थीटा + 1। आगे बात समझ में। वहीं अगर मैं इसको C2Z एक्सिस निकालूं, अब Z वाले में C2 मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखो, तो देखो कोस 180 डिग्री कितना होता है, कोस 180 डिग्री, जल्दी बताओ, दैट इज इक्वल्स टू -1। और साइन 180 डिग्री कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये 2 पॉइंट याद रख लेंगे। अब यहां से C2Z एक्सिस का मैट्रिक्स निकाल देंगे, कैसे आ जाएगा, कोस 180 डिग्री -1 0 0, यहाँ साइन थीटा फिर से 0 हो जाएगा, और यहाँ -1 0 0 0 1। तो करेक्टर ऑफ C2Z एक्सिस कितना आ जाएगा, -1 + -1 + 1, दैट इज इक्वल्स टू -1। तो C2 एक्सिस का करेक्टर कितना होता है -1। अच्छा यही C3 होगी, तो करेक्टर ऑफ C3 एक्सिस कितना होगा, सॉरी C3Z एक्सिस का, तो ये होता है 1 + 2 कोस थीटा, तो यहाँ 1 + 2 कोस 120 डिग्री बता। तो आपको क्वाड्रेंट वाला पता है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मैथ में पढ़ते हैं ये भी, इस वाले में साइन और कोसेक, और इसमें टेन और कोट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और इसमें कोस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव, इसमें ये दोनों पॉजिटिव, इसमें ये दोनों पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव, ठीक है। तो कोस 120 डिग्री कितना हो गया -1/2, 1 + 2 × -1/2, तो यहाँ से यहाँ कट गया, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब C3 का जो करेक्टर आता है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आगे भी यही देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो C2 की इस तरीके से निकल जाएगी। अब आगे बता देता हूं एक बार, देखो तो अब इनकी जनरल डायरेक्ट लिखना सीखें, कैसे कि C2x का अब दैट इज नॉट C2x का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, x वाला 1 0 0 0 0 सॉरी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। जिसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया वो डायरेक्ट ऐसे याद कर सकता है। C2y का दैट इज इक्वल टू 0 0 सॉरी क्या ही कर रहा हूं मैं, साइन थीटा 0 सॉरी C2y का क्या ही हो रहा है पता नहीं, C2y का दैट इज इक्वल टू कोस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 कोस थीटा। अब आया, ठीक है। C2z का बार बार C2z का क्या होगा, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 और 1। दिस इज ये हो गए हमारे C2 के। C3 के भी इसी तरीके से बना देंगे, बस उनकी जगह थीटा में 120 डिग्री आएगा। अब ये देखो मैंने C2 माना है इनको, तो जहां भी कोस है वहां की जगह क्या कर दो 1 लिख दो, क्योंकि कोस 180 डिग्री कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 और कोस सॉरी जहां भी साइन है साइन 180 डिग्री को कर दो 0, तो ये C2 के बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0
0 -1 0 0 0 -1, ये क्या बन जाएगा -1 0 0 0 1 0 0 0 -1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। अब इनके कैरेक्टर भी बदल जाएंगे, सबके -1 आ जाएंगे। ये बेसिकली C2 के हो गए मैट्रिक्स और ये हो गए हमारे जनरल मैट्रिक्स। मैंने दोबारा से इनमें लिखकर बता दिया, ठीक है। अब ये हमारा बेसिकली एक्सेस ऑफ सिमेट्री के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गए। आओ आगे बढ़ते हैं भाई, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। थर्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री के देख लेते हैं। किसके देख लेते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री के देख लेते हैं। डायरेक्ट लिख दूंगा। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है कि 180 डिग्री के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब रिफ्लेक्शन बेसिकली इसका क्या होता है? पॉइंट। अगर मैंने किसी कोऑर्डिनेट पर, जैसे ये है, वही है, मैंने मान लिया x z और y एक्सिस में ये कोई p पर पॉइंट है, x y z ये ओरिजिन है, इसका वेक्टर OP है। अगर मैंने इस पर सिग्मा लगाया तो देखो सिग्मा क्या है? एक प्लेन है, बेसिकली प्लेन दो का होगा। मान लिया x y के थ्रू मैंने प्लेन लगाया, x y के थ्रू मैंने क्या लगा दिया? प्लेन लगा दिया, ठीक है। तो ये x y को छोड़कर तीसरे कोऑर्डिनेट को चेंज कर देगा। तो देखो ये क्या बना देगा? जो P के नए कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज x z y z और z डैश, तो ये क्या होएगा? जो मेरा x y और z को मेरा सिग्मा x y कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा? x y और -z में। मतलब जो प्लेन के अंदर एक्सेस नहीं है वो निगेटिव बन जाएगी और बाकी दो पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। अगर वहीं सिग्मा x z लगा लिया मैंने x y और z पर, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको, क्या x और z आ रहा है तो x -y और z में, ठीक है। इसी के बेसिस पर इनका मैट्रिक्स लिखते हैं। तो जैसे मैट्रिक्स ऑफ सिग्मा x z सिग्मा x z का मैट्रिक्स आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, क्या 1 0 0 0 सिग्मा y z को करेंगे तो सिग्मा y z में क्या होगा? क्या y z को छोड़कर y z वाले पॉजिटिव, x वाला क्या बन जाएगा? निगेटिव। 0 0 0 1 0 0 0 1। वहीं सिग्मा x y लेंगे तो सिग्मा x y में x y वाले पॉजिटिव रहेंगे, 0 1 0 और y z वाला निगेटिव। ये तीनों के क्या हो गए? हमारे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सिग्मा एक्स जेड प्लेन की, सिग्मा वाई जेड की, सिग्मा एक्स वाई प्लेन की। बेसिकली तीन यही प्लेन पॉसिबल्स होंगे, ठीक है। आओ अब बात करें जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन, एक ही बात है, ठीक है। आओ देखो, क्योंकि समेशन मतलब सिग्मा का सिग्मा से मल्टीप्लाई करें तो ई ऑब्टेन होता है, हमें सेम सिग्मा की सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ई ऑब्टेन होगा, यानी सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स वाई, तो दैट इज इक्वल टू ई। मतलब रिफ्लेक्शन करा और फिर उसके थ्रू बैक रिफ्लेक्शन कर दिया तो ई तो बन ही जाना है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो सिग्मा का स्क्वायर जनरली ई होता है, पर वो सिग्मा सेम होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड इज नॉट इक्वल टू ई, ऑलवेज नॉट इक्वल टू ई, ठीक है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये तो जबकि सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स वाई ई होगा, ठीक है। करेक्टर की बात करें तो सारे ही सिग्मा का करेक्टर कितना आएगा? +1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया? सिग्मा मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। आओ अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री की क्या देखनी है मुझे? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखनी है। आ जाओ भाई, क्या है इसमें अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जैसे मैंने Cn की बताई थी, Cnz की क्या बताई थी? Cnz की देखो पहले क्या बताई थी? cos थीटा sin थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। सेम अगर मैं एस एंड जेड एक्सेस के थ्रू लगाऊं तो इसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी? कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 और -1 आ जाएगा। जिस एक्सेस के थ्रू लगेगी वो -1 बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है एस एन जेड का मतलब क्या है कि सी एन जेड लगा और सिग्मा एक्स
y लगा है। जब सिग्मा एक्स वाई लगता है तो सी एन जेड को क्या करता है, -1 में कन्वर्ट कर देगा वो एक्स वाई, क्योंकि आपको पता है, देखो सुनो देखो एस एन जेड का मतलब क्या है, सी एन जेड इंटू सिग्मा एक्स वाई, उसका परपेंडिकुलर प्लेन। अब देखो अगर मैं सी एन जेड लगाऊं किसी भी, देखो मान लिया मैंने कि एक्स वाई जेड पर लगाने हैं, तो सबसे पहले अगर मैं एक्स वाई जेड पे, देखो हमेशा याद रखना पहले तो ये वाला ऑपरेशन यूज होता है, इसमें जरा थोड़ा उल्टा होता है, जो लेफ्ट में लिखा होगा वो ऑपरेशन पहले यूज होगा। तो सी एन जेड लगाओ एक्स वाई जेड पे, तो आपने देखा था जब सी एन जेड लगेगा तो एक्स वाई को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस वाई, और जेड को ऐसे ही रहने देगा, ठीक है। और इस पे क्या लगा, अब इस पे क्या लगाना है, सिग्मा एक्स वाई। तो देखो सिग्मा एक्स वाई ऐसे ही रहने देगा इसको, -x और -y को, पर z को किस में कन्वर्ट कर देगा, बेसिकली z में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वहीं एस एन जेड लगाएंगे तो हम सिग्मा एक्स वाई जेड को भी -z में कन्वर्ट कर रहा है, ये चीज देखना आप, ठीक है। तो ये इसलिए इसका यहाँ क्या हो जाता है, -1। अब वहीं अगर मैं S2z की बात करूं, S2z की, तो देखो अभी ये पता चल जाएगा कैसे होगा। S2 cos 180 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 0 0 0 -1, क्योंकि cos 180 कितना होगा, -1 0 0 0 -1। समझ में आ गई। तो एस एन जेड का करेक्टर, S2z का जो करेक्टर है वो कितना आ गया, z मान लो इसको। देखो अब जनरल नोटेशन क्या होती है इसकी, z बोलते हैं, z नहीं z, ठीक है। तो g भी बोल सकते हैं, z भी बोल सकते हैं, दैट इज कोई उसमें बड़ी बात नहीं, जनरली स्टैंडर्ड g बोलेंगे। तो g अगर कोई बोले तो उसका मतलब ये वाला g नहीं है, z को 20 से काट दो, इसको g ही बोलते हैं, x y z कोऑर्डिनेट, आजकल यही स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। तो इसका कितना होगा, -1 प्लस -1 प्लस -1, यानी ये -3। तो x करेक्टर ऑफ S2 कितना आता है, -3। और इसका जनरल करेक्टर की बात करूं तो करेक्टर ऑफ एस एन का ही कोई भी एस एन हो, उसका करेक्टर कितना होता है, 2 cos थीटा -1, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 2 cos थीटा -1, ठीक है। ये इसी तरीके से एस एन के और भी लिखने हैं, तो सारे लिख देता हूं मैं। तो एस एन जेड मैंने लिखा, एस एन एक्स लिख दूंगा, एस एन वाई लिख दूंगा, फिर यहां लिख दूंगा S2z, S2x और S2y की मैट्रिक्स, और इनके करेक्टर भी, ठीक है। करेक्टर देखो सबके सेम ही आएंगे। देखो एस एन जेड तो पता ही चल गया आपको क्या है, कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, उसी तरीके से जो प्रोजेक्शन बताई थी ना शुरू में, उसकी वैसे कोई जरूरत नहीं है, पर डिराइव के लिए बताई थी, उसमें ये आ जाता है, ठीक है। 0 0 0 -1, ठीक है। और एस एन एक्स वाली में -1, ठीक है, 0 0 0 0 कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये रहा। वाई वाले में क्या होगा, कोस थीटा 0 साइन थीटा 0 -1 0 0, यहाँ जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। देखो क्योंकि भैया जो भी एक्सिस हो ना, उसकी रोज और उसकी कॉलम वाले को 0 0 कर दो, उसके अलावा, और बाकी में कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा जोड़ दो, ठीक है। बाकी ये रहा, देखो ये इसकी देखनी है तो S2z की देखनी है तो -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। S2x की देखनी है -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। y की देखनी है तो -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। अरे यार ये क्या आ रहा है, सबकी सेम आ रही है। हाँ एक्चुअल में ऐसी ही आएगी, S2 में सबकी सेम होगी, क्योंकि S2 का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन I, ठीक है। CI मतलब सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, वो अभी मैं अगली स्लाइड में प्रूव कर दूंगा जब मैं देखूंगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ CI। मैट्रिक्स, ये मैंने बोला था ना एक बार कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में बता दूंगा कि S2 का मतलब CI होता है ऑफ CI,
इन्वर्जन सेंटर। देखो अब कोई इन्वर्जन सेंटर है, वही कोऑर्डिनेट x z कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये p क्या है मेरा प्रोजेक्शन है, ये अगर x y z है, अगर इस पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन लग गया तो जो नए कोऑर्डिनेट बनेंगे वो मेरे p डैश वाले x डैश y डैश z डैश वो क्या होंगे मेरे -x -y और -z होंगे। ठीक है, ये वही x z y एक्सिस। ठीक है, तो किसी भी चीज पर अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन लग रहा है, इन्वर्जन ऑपरेशन लग रहा है, तो वही -x -y -z में कन्वर्ट कर देगा। तो इसकी मैट्रिक्स की बात करूं तो इसकी मैट्रिक्स क्या आएगी, देखो वही कि भैया x 0 0 0 y 0 0 0 z ये किसके इक्वल आना चाहिए, -x -y -z के इक्वल आना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 और x y z, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -x -y और -z के इक्वल। तो करेक्टर ऑफ CI इन्वर्जन सेंटर कितना हो जाएगा, तीनों का सम दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहां से आपको इसका भी पता चल गया कि करेक्टर ऑफ तीनों सेंटर का क्या हो जाएगा, CI का इज इक्वल टू -3। तो देखो एक जनरल करेक्टर की अगर मैं बात कर लूं सबके, ठीक है, तो एक करेक्टर का बात कर लूं तो मैंने देखा था 3D में, अगर मैं यहां से 0 1 2 3 -1 -2 और -3 बात को, तो -3 किस किस का करेक्टर है, -3 करेक्टर है इन्वर्जन सेंटर का और S2 का। -0 किसका था, 0 था C3 का। 1 किसका था, सिग्मा का। 1 किसका था, सिग्मा का। 1 और किस किस का था, 1 जल्दी जल्दी बताओ, और किस किस का था 1 था मेरा, 1 मेरा था C4 का भी होगा, 2 किसका होगा वो देख लेंगे। -1 किस किस का था, -1 था मेरा C2 का, S4 का, S3 का कितना होता है -2। ठीक है, C5 का शायद 2 आ जाए, देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली 3 किसका था, E का। तो ये एक जनरल करेक्टर हो गया कि किसका, CI का और S2 का कितना हो गया, -3। ठीक है, S3 का -2, ये इसका, ये 0 इसका, ये याद कर लेना। ठीक है, पता हो जाएगा करेक्टर्स। आओ तो बेसिकली यहाँ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या सिमेट्री एलिमेंट्स सारों की हमको आ गई है, किस किस सिमेट्री एलिमेंट्स की क्या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है, किनका क्या क्या करेक्टर होता है। अब देखो बात करता हूं मैं करेक्टर का मतलब क्या है, करेक्टर का मतलब क्या है। करेक्टर का अगर मैं ई के लिए बात करूं तो ई बता देता है कि मेरी डायमेंशन क्या है। बेसिकली करेक्टर मेरी डायमेंशन को बताता है मेरे किसी भी ग्रुप की, कि मेरा ग्रुप कितनी डायमेंशन का होगा, ये बात मेरा करेक्टर ही बताता है। आगे इसकी बात देखेंगे, अभी इतना ही याद करें। कैरेक्टर क्या था, बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो होता है वो कैरेक्टर बोलते हैं, और डायमेंशंस को बताएगा ई का कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ ई डायमेंशंस को बताएगा। ठीक है, किसी भी ग्रुप के बारे में, तो बस वही बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्री एलिमेंट्स, इसके बाद में पढ़ेंगे।